इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि 400 वोल्ट एसी जो है इंडक्शन उससे ज्यादा किसी भी सिग्नलिंग में पैरेललिज्म में नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी बोला था उसका भी प्रोटेक्शन हम लोग करते हैं। तो उसका प्रोटेक्शन हम लोग किस प्रकार से करते हैं सर्किट्स में? जो डीसी सर्किट्स हैं, जो लाइन रिलेज हैं विद अनस्क्रीन्ड केबल शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू डीसी ट्रैक डीसी ट्रैक सर्किट नहीं, डीसी सर्किट जो है जो 24 वोल्ट पे करते हैं, 110 वोल्ट डीसी पे काम करते हैं, तो उनमें जो हम लोग QNM यूज करते हैं जिसकी इम्यूनिटी होती है 1000 वोल्ट, तो सिंगल लाइन में 2.1 किलोमीटर से ज्यादा उसको लगाना नहीं है और डबल लाइन में 2.8 किलोमीटर से ज्यादा लगाना नहीं। अच्छा, ये 2.1 और 2.8 किलोमीटर कैसे आया? ये 1000 किलोमीटर की इम्यूनिटी है, कोई बताना चाहेगा? किसी को अगर याद हो तो लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था सिंगल लाइन में कितना इंडक्शन होता है और डबल लाइन में कितना इंडक्शन होता है। इवन कोई ट्राई कर सकता है? कोई भी नहीं है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। देखिए, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था, मतलब आप लोग ठीक से सुन नहीं रहे हैं। लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि अंडरग्राउंड अनस्क्रीन केबल शैल बी रिकॉर्ड एज 116 वोल्ट पर किलोमीटर में 116 वोल्ट जनरेट होता है और सिंगल लाइन में, और डबल लाइन में 95 वोल्ट जनरेट होता है। तो इस हिसाब से 2.1 किलोमीटर का कैलकुलेशन कैसे आया? कोई बताने का ट्राई करेगा? जब कोई एक QN A1 रिले जो है ये 1000 वोल्ट इम्यूनिटी की है, तो ये 2.1 किलोमीटर कैसे आया? कोई ट्राई करिए, कुछ कैलकुलेशन ट्राई कीजिए, हो सकता है इसका कैलकुलेशन आ जाए। नहीं, कोई भी नहीं है। सरप्राइजिंग है, सिग्नल वाला कोई? सिंपल मैथ्स है। चलिए, अगले अगले सेशन का ये होमवर्क है। मेरा एक और सेशन है, नेक्स्ट सेशन में जो भी लोग आएगा मैं ये पूछूंगा कि ये 2.1 किलोमीटर और 2.8 किलोमीटर कैसे आया है। इसी तरह से जब AC इम्यूनाइज्ड न्यूट्रल रिले रहती है 750 वोल्ट उसका इम्यूनाइजेशन रहता है, तो उसमें 2.1 किलोमीटर 2.8 किलोमीटर इस तरह से रहता है। इसी टाइप से जब हम लोग सिग्नल फीडिंग करते हैं, सिग्नल को 110 वोल्ट AC देते हैं, तो उसमें पैरेललिज्म में अनस्क्रीन केबल जब हम यूज कर रहे हैं तो 180 मीटर सिंगल लाइन में और 220 मीटर डबल लाइन ट्रैक में हम लोग पैरेललिज्म, जब तक डायरेक्ट फीड नहीं दे सकते, उसमें कटिंग इन रिले का अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर पॉइंट मशीन की बात करें तो जिस पॉइंट मशीन की AC इम्यूनिटी 160 वोल्ट की होती है उसको 910 मीटर तक ही लगा सकते हैं और 1100 मीटर तक डबल लाइन में लगा सकते हैं, और जिसकी इम्यूनिटी 400 वोल्ट रहती है उसको 2200 मीटर तक लगा सकते हैं सिंगल लाइन में और डबल लाइन में 2800 मीटर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5। एक और हिंट आपको देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5 इधर भी यूज किया गया है ये 2.1 मीटर के कैलकुलेशन में। तो
थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए। आंसर मैं दूंगा अगले सेशन में, परंतु आप ट्राई किए तो आपको भी मजा आएगा, याद रहेगा कि ये 2.1 किलोमीटर कैसे आ रहा है। नहीं भी आपको पता होगा तो एग्जाम में कैलकुलेट करके बता देंगे। मेजर चेंजेस इन आईआरएसईएम, आईआरएसईएम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मेजर चेंजेस मैंने नोटिस किए हैं, हो सकता है और भी चेंजेस आए हों, बट जो चेंजेस मैंने नोटिस किए हैं वो इस कुछ प्रकार से हैं। जो डायरेक्शन टाइप रूट इंडिकेटर फॉर अप टू 3 डायवर्शंस इन एनी साइड ऑफ मेन लाइन, और डायरेक्शन टाइप रूट इंडिकेटर विद एलईडी मैट्रिक्स फॉर मोर देन 3 डायवर्शन ऑन एनी लाइन। ये जो 15 kmph से ज्यादा की स्पीड है उसके लिए एलईडी मैट्रिक्स वाला अलाउड नहीं था पहले, अभी वो मल्टी मल्टी लैम्प इंडिकेटर अलाउ कर दिया है। Where inter-signal distances between two signals is less than the distance required for warning board, the signal in real shall be either controlled by signal in advance or they shall be combined. ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया है। जब 3.07 हम लोग डिस्पेंसेशन लेते हैं कंबाइनिंग ऑफ सिग्नल का, तो ये वाला फैक्टर हमें ध्यान रखते हुए करना है। ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट ये पहले भी था, लेकिन इसमें 3.25 और 1.6 हटा दिया गया है, लेकिन वो 5 mm रखा गया है। ये चीज नहीं है। स्पैड मिटिगेशन, टू मिटिगेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रेन पासिंग एट सिग्नल डेंजर, appropriate devices, circuits, methods may be provided as such necessary. Station staff shall set the relevant facing points to unoccupied line as soon as arrival of the previous train, though through a provision of SWR। ये तो क्या है ये स्पैड मिटिगेशन के बारे में नया थोड़ा सा बताया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन एम्बेडेड ब्लॉक वर्किंग इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क interlocking is used, all indications like TGT, TCF, as line pillows, etc. required for block working shall also be displayed। तो ये जब इसमें इसका कहना ये चाहते हैं कि जो ब्लॉक वर्किंग है हम लोग उसको EI में एम्बेड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है अलग से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगाए। पहले स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग जो है वो कंसोलिडेट नहीं थी, उसमें रिवाइज्ड वर्जन आता था। अब ये कंसोलिडेट करके स्टैंडर्ड 1 2 3 4 कर दी गई है। अब जो मैं फर्स्ट टाइम जब एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग में मैं डिस्कस कर रहा था कि स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग के हिसाब से स्पीड निर्धारित होती है, वैसा नहीं है। स्पीड के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग को हमको इम्प्लीमेंट करना होता है। स्पीड डिसाइड करता है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग डिसाइड करेगा क्या स्पीड रहेगी सेक्शन में, उस हिसाब से हमें स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग देना पड़ेगा। तो जो स्टैंडर्ड 1 2 3 4 है इसमें हम डिफरेंस देखें। स्टैंडर्ड जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का इंडिकेटर है उसमें स्टैंडर्ड 1 में 50 kmph से ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड 2 में अप टू 110 kmph, स्टैंडर्ड 3 में अप टू 140 kmph, स्टैंडर्ड 4 में अप टू 160 kmph। आइसोलेशन सी नोट्स बिलो देखेंगे अभी इसको। बाकी सभी में आइसोलेशन रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग में आइसोलेशन इज मस्ट। स्टैंडर्ड 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। पॉइंट ऑपरेशन लॉकिंग एंड डिटेक्शन, पॉइंट मशीन होना चाहिए स्टैंडर्ड 1 में, पहले यहाँ पे मैकेनिकल था उसको हटा के पॉइंट मशीन कर दिया गया है। पॉइंट मशीन सभी में पॉइंट मशीन, और स्टैंडर्ड 4 में पॉइंट मशीन एंड डायरेक्ट क्लैम्प टाइप विथ थिक वेब स्विचेस। ट्रेन डिटेक्शन ऑन ऑल रनिंग लाइंस था पहले, अभी भी ऑन रनिंग लाइंस है सब में। MACLS मूवमेंट होना चाहिए, यहाँ MACLS होना चाहिए, मूवमेंट अथॉरिटी जो होगी आपकी। मैकेनिकल पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है सभी से, सभी उसमें से। ब्लॉक वर्किंग परमिटेड है एक्सक्लूडिंग टोकन, इंक्लूडिंग टोकन वर्किंग भी हो सकती है स्टैंडर्ड 1 में, लेकिन स्टैंडर्ड 2 3 4 में टोकन वर्किंग नहीं होगी, एक्सक्लूडिंग टोकन वर्किंग। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि टोकन वर्किंग इज परमिटेड इन स्टैंडर्ड 1 2 3 4, आंसर रहेगा स्टैंडर्ड 1। आखिरी में क्विज भी लूंगा, तो जो मैंने सेशन लिए हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
लास्ट व्हीकल वेरिफिकेशन, not compulsory in standard one, required at station with centralized operation or high density routes, 3 और 4 में required है। लास्ट व्हीकल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? SSDSC से HSDSC से, एक्सेल काउंटर से। रिले इंटरलॉकिंग किस प्रकार की होनी चाहिए? या तो रिले इंटरलॉकिंग होनी चाहिए या EI होनी चाहिए, सभी में। MTRC स्टैंडर्ड 1 में कंपलसरी नहीं है, बाकी सब में डिजायरेबल है और स्टैंडर्ड 4 में रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड 1 में जरूरी नहीं है, 2 और 3 में डिजायरेबल है, अगर हो तो अच्छा है, और स्टैंडर्ड 4 में तो होना ही है। CTC नॉट कंपलसरी, डिजायरेबल डिजायरेबल डिजायरेबल, CTC हो या ना हो उससे तब। अब आइसोलेशन के लिए जो नोट्स बता रहे थे, सी नोट्स बिलो, उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हमने पहले भी आइसोलेशन डिस्कस किया था। At no station at which isolation has been provided through running trains shall be permitted unless the conditions laid in the second para of 4.11, हम लोग जो 4.11 पे गए थे वही पैरा को वापस से रीइटरेट कर रहा है, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। In case block working is achieved directly through electronic interlocking, provision of separate block instrument is not required। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। Attention aspect of home signal shall be provided for run through loop with speed more than 30 kbps loop line। अभी सब जगह जहाँ थिक वेब लग रहे हैं तो वहां पे लूप की स्पीड 50 kmph कर दी जाएगी। तो जब लूप की स्पीड 50 kmph कर दी जाएगी तो होम सिग्नल में अटेंशन एस्पेक्ट होना जरूरी है जब वो लूप लाइन से थ्रू हो रहा है। एक है रिमोट डायग्नोस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, दिस इज द फ्यूचर ऑफ सिग्नलिंग। ये जो आप जानते हैं स्टाफ कम हो रहा है, ये जो रियल टाइम डायग्नोस्टिक एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, ये जो हम रीडिंग लेते हैं हर बार जाके, फेलियर होता है तो रीडिंग लेते हैं, फेलियर होके राइट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो ये जो रियल टाइम डायग्नोस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ये हमें बहुत हेल्प करेगा। इसके बारे में 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कम से कम कुछ नहीं तो एक फुल फॉर्म ही पूछ लेगा। 100% चांसेस है कि एक क्वेश्चन आएगा रियल टाइम डायग्नोस्टिक्स से। क्यों? क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है। IoT सिस्टम्स ये बेसिकली थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ चीजें हैं, जिसमें हम लोग सारे सेंसर्स जो हैं, जो भी डेटा है हमारा, हमें एक ही तरह इकट्ठा कर सकते हैं और एक ही जगह पे उसका एनालिसिस कर सकते हैं। पॉइंट मशीन के पैरामीटर, सिग्नल के पैरामीटर, ट्रैक के पैरामीटर, IPS के पैरामीटर, सारे एक ही जगह इकट्ठा करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। The communication of gateway and child also be provided with CTC, हमने अभी डिस्कस किया ही था थोड़ी देर पहले। ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस आए हैं, अगर आप देखेंगे तो ये टेबल जो है ये TVU की टेबल है। TVU में किस टाइप से इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, किस टाइप क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये IRPWM का 9/1 से लिया गया है। एक ही IO बॉक्सेस के बारे में एक छोटी सी बात कही गई है। ये IO बॉक्सेस जो है वो जनरली बेसिकली हम लोग जो रियल टाइम डायग्नोस्टिक्स करेंगे उसी के संबंध में है। ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, अर्थ रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको बता दिया है। ECH के एक ऑपरेशन के बारे में हमने थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइमर्स जो है, टाइमर की टेबल जो है वो अपडेट हो गई है। आप टाइमर अगर किसी से पूछेंगे तो ओपनिंग फॉर LC गेट कितना टाइमर है, तो अपने यहाँ अगर वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो 60 सेकंड है, बट एज पर SIM 120 सेकंड है। इसके लिए कभी ऑब्जेक्शन भी रेस किया गया है कि ये SCM में ऐसा दे रखा है कि मोर देन 180 मीटर है तो 120 सेकंड होना चाहिए, लेकिन 180 मीटर से तो होता ही नहीं है, उससे ज्यादा ही होता है। 120 मीटर 180 मीटर से ज्यादा ही होता है हमेशा। टैंक हैंडल रिलीजिंग का 120 सेकंड इसमें दे दिया है, अलग से दिया है कि वीडियो फेल होता है तो 120 सेकंड में टैंक हैंडल रिलीज होने चाहिए। ये हमें इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
बेसिकली यही ज्यादा चेंजेस हैं, और चेंजेस ये हैं कि इसमें सारी चीजें जो है एक एसीएम में ही कंबाइंड कर दी गई हैं। सारे चैप्टर्स जो है एक ही साथ कर दिए गए हैं। और अगर आपको ये पता करना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, तो आप ये इनका फॉरवर्ड पढ़ लीजिएगा, प्रदीप कुमार सर का। और ये राजीव राजीव सर का भी आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आपको मे बी उसके अंदर एग्जाम के अंदर काम ना आए, लेकिन इंटरव्यू में जरूर काम आएगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एसआईपी की चेकलिस्ट। एसआईपी और ईएसपी की चेकलिस्ट। अभी तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अच्छी बात है। एसआईपी की चेकलिस्ट में सबसे पहले आता है नॉर्थ डायरेक्शन, द मैग्नेटिक नॉर्थ पॉइंट एंड ट्रू नॉर्थ विथ मैग्नेटिक। आपके ईएसपी में जो पहले हम लोग ईएसपी से देखेंगे, एसएस ईएसपी और एसआईपी दोनों का देखेंगे। सबसे पहले ईएसपी देख लेते हैं। इसमें नॉर्थ पॉइंट होना जरूरी है, नॉर्थ पॉइंट मार्क होना जरूरी है। उसी हिसाब से हम लोग अप एंड डाउन डायरेक्शन में बताएंगे, उसी हिसाब से हम लोग की हमारी सिग्नलिंग की नंबरिंग होगी। कलर स्कीम क्या होनी चाहिए? एग्जिस्टिंग डिटेल्स ब्लैक में होनी चाहिए, जैसे मैंने एसआईपी में बताई थी आपको। एक एसआईपी मैंने खोल रखी थी, जो एग्जिस्टिंग लाइन है वो ब्लैक में शो कर रखी है, देखिए। ये जो एग्जिस्टिंग लाइन है, वर्क टू बी डिसमेंटल्ड इन ब्लैक डॉटेड लाइन। अब जैसे ये जो वर्क डिसमेंटल करना है, जैसे ये लाइन है, ये स्लू हुई है, ये वाली लाइन जो है ये स्लू हुई है, तो स्लू होने के कारण इसको डिसमेंटल किया गया है, ये पॉइंट डिसमेंटल हुआ है। तो जो डिसमेंटल होना है उसको डॉटेड लाइन में शो करते हैं। और नेक्स्ट जो है, जो नया है, तो प्रपोज्ड वर्क इन फेज 1, फेज 1 वाले जो है वर्क वो रेड में होंगे, फेज 2 वाले जो है वो ब्लू में होंगे, फेज 3 वाले मेजेंटा में होंगे। तो आप इसी एसआईपी में देख लीजिए, आपका फेज 2 इसमें दे रखा है, लेकिन मेजेंटा में उसको कर रखा है। देयर इज नो फेज 3 वर्क हियर, बट इसको मेजेंटा में कलर शो कर रखा है, कि इसको ब्लू में करना चाहिए था इस पर। रेलवे बाउंड्री शुड बी शोन इन द ग्रीन। कैंसिलेशन, मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन प्रपोज शैल बी स्ट्रिक्टली एज पर कलर स्कीम। हालांकि ये एसआईपी है, हो सकता है ईएसपी में वैसे शो किया हो। All changes should be in meter and reckoned from center line of the station building. Changes of turnouts, dead end, FM, LC gates, bridge, gradient post, trap point and other point fixture should be mentioned in variably. जो changes हैं उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर changes मेंशन नहीं होगी तो हम लोग पॉइंट की डिस्टेंस नहीं नाप पाएंगे, पॉइंट की डिस्टेंस नहीं नाप पाएंगे तो सिग्नल नहीं खड़ा कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आएंगी। ग्रेडियंट डेफिनेशन एज पर इंजीनियरिंग कोड पैरा 434। ग्रेडियंट जो है वो 2.5 किलोमीटर आइदर साइड ऑफ द स्टेशन, और मैक्सिमम ग्रेडियंट जो है स्टेशन का वो 50 मीटर, आउटर मोस्ट पॉइंट के जो 50 मीटर है वो 1/400 से ज्यादा नहीं स्टीपर होना चाहिए। नो चेंज ऑफ ग्रेडियंट विद इन 30 मीटर्स ऑफ एनी पॉइंट एंड क्रॉसिंग और बिटवीन क्रॉसओवर। If gradient is 1 in 80 or 1 in 100 and steeper towards or away from the station, कैच साइडिंग इन फॉर्मर एंड केस, मतलब 1 in 80 में कैच साइडिंग और 1 in 100 में स्लिप साइडिंग हमें प्रोवाइड करवानी है। ट्रैक डेजिग्नेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ईच लाइन, कौन सी मेन लाइन है, कौन सी डाउन लूप लाइन है, कौन सी अप लाइन है, कौन सी अपर कॉमन लूप लाइन है, ये सब मेंशन होना चाहिए उसमें। सीएसआर लिखी हुई होनी चाहिए, सेंटर टू सेंटर ट्रैक डिस्टेंस लिखी हुई होनी चाहिए नए एसओडी के हिसाब से।
नेक्स्ट स्टेशन जो है ना वो मार्क होना चाहिए, तो उसका किलोमीटर कहाँ है वो मार्क होना चाहिए, बहुत एंड। आइसोलेशन जो है वो प्रोवाइड हुआ होना चाहिए। ट्रैक पॉइंट जहाँ जहाँ प्रोवाइड करना है वो मेंशन होना चाहिए। डेड एंड और ओवरऑल लाइन फॉर आइसोलेशन एंड सिमल्टेनियस रिसेप्शन प्रोवाइडेड। मिनिमम रेल लेंथ जो है उसकी 120 मीटर्स होनी चाहिए डेड एंड की। ऑल डेड एंड शुड कैरी द वर्डिंग नॉट फिट फॉर स्टेबलिंग। जहाँ डेड एंड है जो केवल साइमल्टेनियस रिसेप्शन के लिए हो रहा है, उसमें ये मैंडेटरी है कि नॉट फॉर स्टेबलिंग वर्ड लिखा जाए। जैसे आपको मैं बताता हूँ, इसमें SIP ये लिखा हुआ है, लॉन्ग डेड एंड नॉट फॉर स्टेबलिंग, ये लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। Minimum 1 in 8 and a half turnout for main line and 1 in 8 and a half symmetrical split turnout for connecting passenger loop lines. Minimum 7-meter gap between successive point to be ensured so that glute joint and shunt signal can be provided. 7 मीटर का गैप मिनिमम जरूरी है दो ग्लूट जॉइंट के बीच में, कभी शंट प्रोवाइड करना पड़े तो हम लोग प्रोवाइड कर सकें। 7 मीटर का किस लिए? क्योंकि ग्लूट जॉइंट जो है वो 6.5 मीटर का होता है। गेट्स हैं वहाँ पे ATU और कौन से मंथ में किया गया है वो लिखा हुआ होना चाहिए। गेट लॉज कहाँ पे रहेगी वो शो होना चाहिए। कहाँ प्लेटफॉर्म है, किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, हाई लेवल है, लो लेवल है, वो शो होना चाहिए। पैसेंजर प्लेटफॉर्म है, गुड्स प्लेटफॉर्म है, वो शो होना चाहिए। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म शुड बी मार्क्ड, कितने width का होगा। अब हम आ जाते हैं SIP पे। SIP में जो कि बहुत सारी चीजें जो ESP में है वही काफी सारी चीजें हमें SIP में भी चेक करनी रहती हैं, बट थोड़ी सी डिटेल में हमने यहाँ पे दे रखी है। Format, font and information in block S is as per extant practice of Western Railway. Western Railway के हिसाब से उसका फॉन्ट और फॉर्मेट होना चाहिए जो भी SIP तैयार करेगा। कई बार ऐसा होता है बाहर से SIP तैयार होकर आती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं, वो प्रोवाइड कराती हैं, तो हमें ये सब भी चेक करना है कि उसका जो फॉर्मेट है, फॉन्ट है, इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो वेस्टर्न रेलवे की प्रैक्टिस के हिसाब से दे रखी हो। स्टेशन का नाम करेक्टली हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। इट शुड बी इंश्योर दैट नॉर्थ डायरेक्शन जो हमने डिस्कस किया था ESP में वो सिंगल लाइन में होना चाहिए। नेम ऑफ वर्क विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फेजिंग इज एज पर ESP जो हमने रेड कलर, ब्लैक कलर और मैजेंटा डिस्कस किया था। सुपरसीड सिग्नलिंग प्लान, इसके पहले कौन सा प्लान था, ये किस ESP पे आधारित है और ये इसका डेट क्या है पिछले वाले SIP का, ये मेंशन होना चाहिए। लास्ट SIP कंप्लीशन शुड बी रेफर्ड टू। ऐसा ना हो कि उसके बीच में बहुत सारी SIP हो गई और उसका काम हुआ ही नहीं और हम लोग फिर भी उस पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। बीच में कुछ काम ऑलरेडी हो रखा है और हम लोग उसको सोच रहे हैं कि ये काम हुआ नहीं है और वो भी इंक्लूड कर दिया उसमें, तो उसका एस्टिमेट जो है आपका सब गड़बड़ा हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा उसमें। Proposed completion is written in red or black in bold. If plan is prepared by contractor, name and stamp of form and sign of company representative is to be ensured. For issuing completion date of CRS sanction and date of commissioning is to be mentioned in the verified plan. It is to be ensured that other information such as gauge, class of station, standard and blocking in title block columns is correct. It should be ensured that block station building symbol PI, RRI or EI is shown with center line, kilometer and station name. कौन सा है? PI, RRI है, स्टेशन बिल्डिंग शो होनी चाहिए। ये आपको मैं ऐसे में बता देता हूँ। SIP में जो स्टेशन बिल्डिंग है इसमें शो कर रखी है SB जो लिखा है, SB जो लिखा है ये स्टेशन बिल्डिंग है। उसमें लिखा हुआ है कि ये EI पैनल है वीडियो टाइप का। It should be ensured that yard layout is correct, number of lines, points, hiding traps, etc. वो सब correct होने चाहिए। Details of new work and work to be dismantled is shown is as per ESP.
It should be ensured that description of up, down, main, loop line, sidings, common loop is correct as shown is ESP. जो ESP है उसके हिसाब से लूप लाइन, साइडिंग, कॉमन लूप लाइन है वो करेक्ट होनी चाहिए. नेम ऑफ एडजेसेंट जंक्शन एंड ब्लॉक स्टेशन विद डिस्टेंस इज गिवन. तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके साइड में मेजर जंक्शन है राजकोट जंक्शन और नेक्स्ट स्टेशन है वगड़िया और उसके किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे कि कितने किलोमीटर दूरी पे. इट शुड बी इंश्योर्ड दैट लाइन नंबरिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज शोन. हालांकि इसमें शो नहीं कर रखी है बट शो करना चाहिए, शायद कहीं शो की हो. ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन लाइन शो कर रखी है, दोनों लाइनों के बीच में 7 मीटर का डिस्टेंस शो कर रखा है. हमारा मेन मुद्दा होता है यहाँ पे दो लूप लाइनों के बीच में, क्योंकि हमें सिग्नल वहीं खड़े करना होता है. तो ये 5.03 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर ये शो कर रहा है. It should be ensured that CSR, CSL of each line is given. जो CSR, CSL है ये दोनों लिखी हुई है, देखिए ये यहाँ पे लिखी हुई होनी चाहिए. CSR और CSL क्लियर स्टैंडिंग रूम और क्लियर स्टैंडिंग लेंथ. CSR जो होती है वो FM टू FM होती है, फाइलिंग मार्क टू फॉलिंग मार्क, और CSL जो होती है वो डायरेक्शनल लूप लाइन में स्टार्टर टू फॉलिंग मार्क, और सिंगल लाइन में जिस तरफ दोनों तरफ स्टार्टर है, डबल लाइन में जिस तरफ कॉमन लूप में दोनों तरफ स्टार्टर है वहां पे स्टार्टर टू स्टार्टर की जाती है. It should be ensured that platform numbers, type and dimension is shown is as per ESP. प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है, क्या है, वो सब ESP के अनुसार होना चाहिए. It should be ensured that signals are placed wherever required as per layout, yard layout. It should be ensured that changes for points, dead ends, LC gates, FM point, platform and siding trap are as per ESP. मतलब ESP के हिसाब से जो ये मैच करना है. It should be ensured that restriction on dead end not for stabilizing, ये मैंने आपको बता ही दिया पहले ही. ग्रेडियंट पोस्ट सारे होने चाहिए. ग्रेडियंट पोस्ट मतलब ये जैसे ग्रेडियंट पोस्ट है ना, इसको ग्रेडियंट पोस्ट बोलते हैं. ये बताता है कि इधर ग्रेडियंट कितना है. अगर आप देखेंगे तो इधर लेवल है और इधर 400 मीटर, 400 400 का है. एंड नो ग्रेडियंट पोस्ट आर मिसिंग. मिसिंग मतलब यहाँ से 400 चल रहा है तो यहाँ पे 400 मिलना चाहिए नेक्स्ट वाला. ये ना नेक्स्ट 400 मिला है यहाँ पे. अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो इसका मतलब वो मिसिंग ग्रेडियंट है. It should be ensured that no change in the gradient within 30 मीटर of point SRJ. SRJ के 30 मीटर में कोई ग्रेडियंट चेंज नहीं होना चाहिए. अगर ये ग्रेडियंट उठ के यहाँ अगर आ जाता इसका मतलब पॉइंट के SRJ से 30 मीटर के बीच में चेंजेस आए हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. It should be ensured that aspect and signal numbering is as per extant practice. जो प्रैक्टिस है वेस्टर्न रेलवे की या जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होना चाहिए नंबरिंग और उसके एस्पेक्ट्स सिग्नलों के. सिग्नल मूवमेंट्स एंड रूट्स आर शोन ऑन द लाइंस. कैसे, ये लाइन नंबर 1 है 01, इसमें कौन कौन से सिग्नल आ सकते हैं. शंट 44 आ सकता है, S46 ये आ सकता है, CO46 भी आ सकता है. तो ये शो होने. It should be ensured that if gradient is steeper than 1 in 400 in approach of gate home signal, then GW should be placed at 600 meter from the stand. अब यहाँ शायद मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है नहीं. है, देखिए अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे 1 in ये 200 का स्टीपर ग्रेडियंट है अप्रोच ऑफ होम. ये 1 in 200 का ग्रेडियंट है तो इसका जो वार्निंग बोर्ड है वो 600 मीटर पे प्लेस किया गया है. और अगर आप डाउन में देखें तो डाउन में जो है ये 400 मीटर पे प्लेस किया गया है. क्यों? क्योंकि इसका ग्रेडियंट स्टीपर नहीं है 1 in 400. It should be ensured that if gradient is steeper than 1 in 260 in between home and distant, then home signal should be provided at 300 meter from first facing point or BSLB, whatever is placed. अगर आप यहाँ होम सिग्नल की दूरी देखेंगे अप में
क्योंकि वो 1 in 260 से ज्यादा का स्टीप ग्रेडियंट है। तो ये होम सिग्नल की जो दूरी है फर्स्ट फेसिंग पॉइंट से, ये 373 मीटर हो गई, 300 मीटर हो गई है। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट BSLV इज प्रोवाइडेड एज पर SEM। BSLV प्रोवाइड होना चाहिए आउटर मोस्ट ट्रेलिंग पॉइंट से। It should be ensured that starter signal is placed before FM and is placed from 0 to 3 meter from root joint. मतलब अगर स्टार्टर स्टार्टर अगर एफएम जो है स्टार्टर के अंदर है, इसका मतलब वो फॉलिंग आ गया है। ये तो गलत स्टार्टर प्लेस है अगर वो है। It should be ensured that advanced starter is placed at 120 meter from opposite shunt signal. It should be ensured that the Excel counter tracks device shall be placed at minimum 180 meter from home signal. जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो ये एक्सेल काउंटर डिवाइस जो इस साइड वाला है मिनिमम 180 मीटर्स पे प्लेस्ड है, 180 मीटर्स। In case of LC gate outside station limit, gate in the vicinity follow CST drawing number this. ठीक है, वो आपका एग्जाम के हिसाब से उतना नहीं है। स्टॉप सिग्नल इन प्लेस ऑफ स्टॉप बोर्ड इज टू बी प्रोवाइडेड wherever required of aspect blank. पॉइंट्स का क्या है कि इसमें इट शुड बी इंश्योर्ड दैट नंबरिंग इज करेक्ट एज पर एक्सटेंड प्रैक्टिस। इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट चेंजेस एंड डिस्क्रिप्शन 1 in 8.5 है, 1 in 12.5 है, वो आपको जो है शो करना है। जैसे यहाँ पे पॉइंट पे बता रखा है कि 1 in 12 है, तो 1 in 12 शो कर रखा है। इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट सेपरेट क्रैंक हैंडल इज प्रोवाइडेड फॉर ईच क्रॉसओवर। हर एक क्रॉसओवर के लिए सेपरेट क्रैंक हैंडल है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो हर एक पॉइंट के लिए सेपरेट क्रैंक हैंडल दे रखा है। क्रैंक हैंडल के नंबर्स आप देखेंगे, 101-2 के लिए CH1 है, 103-4 के लिए CH2 है, 105-6 के लिए CH3 है, 8-9-10 के लिए 15-16-17-18-19 इसके लिए। It should be ensured that numbering is correct as per extant practice. It is to be ensured maximum length of DC track circuit is 350 meter for practical purposes. अगर ज्यादा है तो फिर उसको, अगर प्रैक्टिकली ज्यादा आ रहा है तो उसको फिर हमको उसी तरह से इंश्योर करना है। एक सेकंड रुकिएगा। It should be ensured that separate track circuit is provided for each point. हर एक पॉइंट के लिए एक अपना एक ट्रैक सर्किट अलग होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट नंबर 119 है तो इसका एक पॉइंट अलग है, ट्रैक सर्किट अलग है। 120 है तो उसका ट्रैक सर्किट अलग है। It should be ensured that calling on track circuit is of 5 rail length and starter track for double line is 3 length, 3 rail length. Advanced starter.
एडवांस स्टार्टर जो है थ्री थ्री रेल लेंथ का होना चाहिए मिनिमम। It is to be ensured that if two working conventional track circuits provided with XL counter in parallel, it should be shown accordingly. अगर 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 एक्सेल काउंटर लगाया हुआ है तो उसको ऐसे शो करना है 01T_AT_AXT, नहीं तो अलग अलग ट्रैक सर्किट को T AT BT इस टाइप से शो करना है। एलसी गेट्स के सारे डिटेल्स उसमें होने चाहिए। गेट लॉज इक्विपमेंट कहाँ है वो शो होना चाहिए। टिपिकल डायग्राम के हिसाब से जो जो इक्विपमेंट है वो शो होने चाहिए। ओवरलैप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी नो ब्लॉकिंग ब्लॉक गेट इन ब्लॉक ओवरलैप। गेट टेलीफोन होना चाहिए। Block instrument, it should be ensured that type of block instrument, symbol, description are provided. Wherever required, details of Excel counter resetting and cooperation should be provided. HADAC का अगर है तो वो HADAC का सिंबल होना चाहिए। BPSC तो BPSC, डुअल है तो डुअल। एडिक्वेट स्पेयर्स, एडिक्वेट स्पेयर्स देना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो CH में स्पेयर्स भी दे रखे 4 5 6 7 का भी एक्सपेंशन करना रहा तो उसको एडिक्वेट स्पेयर दे ताकि हमको SIP में मेजर चेंजेस ना करना पड़े। कंडोनेशन या डिस्पेंसेशन जो रिक्वायर्ड है वो चाहिएगा। अगर आप कंडेंसेशन डिस्पेंसेशन की बात करें तो यहाँ 3.47 के बारे में डिटेल लिखा हुआ होगा तो यहाँ डिस्पेंसेशन चाहिएगा। आई थिंक इसमें नहीं लिखा है, इसमें क्योंकि लिया नहीं होगा, इस स्टेशन पे कोई डिस्पेंसेशन नहीं लिया होगा। It should be ensured that if standard dead end is provided, its standard drawing number should be provided। तो डेड एंड है तो उसकी ड्राइंग नंबर प्रोवाइड की जाए। अब आता है स्टेशन वर्किंग रूल। स्टेशन वर्किंग रूल जो है वो बेसिकली हमारा ये डिफाइन करता है कि स्टेशन काम किस तरह से करेगा। इसके दो भाग होते हैं, एक SWR मेन होता है और एक SWR अपेंडिक्स होती है। SWR बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी स्टेशन की वर्किंग के लिए। अगर आप लोग देख रहे हैं उसमें आप कहीं कहीं पे भी कुछ त्रुटि मिलती है तो उसको तुरंत सही करवाने की कोशिश करें। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि कौन सी अपेंडिक्स में क्या होता है, कि सिग्नल सिग्नल एंड इंटरलॉकिंग रिलेटेड कौन सी अपेंडिक्स में होता है, तो आपका आंसर रहेगा आंसर बी। लेवल क्रॉसिंग की वर्किंग किस अपेंडिक्स में रहती है, तो अपेंडिक्स ए में रहती है। SWR मेन है वो कौन कौन साइन करता है, CNADST CNADN CNADO साइन करते हैं। अच्छा, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन जो है वो अपेंडिक्स जी में दिया जाता है। रूल्स ऑफ वर्किंग ऑफ हॉल्ट स्टेशन IBS वगैरह है जो है एफ में दिया जाता है। बेसिकली ये छोटा मोटा इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी डिटेल में कोई चांसेस कम है। टेकिंग ओवर पॉइंट फ्रॉम इंजीनियरिंग, अब ये क्वेश्चन जो है बेसिकली सब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, बट नाउ आप पढ़ सकते हैं, जस्ट गो थ्रू इट। आप अगर इसको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन की संभावना कम है।
अब हम लोग लास्ट स्टेज पे बढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैंने बोला था 21 और 22 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, जो कि थोड़ा बहुत हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर थोड़ा हम लोग एक गो थ्रू कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको अभी तक कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ, 5 मिनट में आप डाउट अगर कुछ है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। लगता है किसी को कोई डाउट है नहीं, सबको अच्छे से समझ में आ गया है। मैं इसको अपनी तारीफ समझूंगा कि मैंने जो समझाया है वो सबको समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 21, रिले एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। डिजाइन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? बेसिकली मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपको गो थ्रू करूंगा, ताकि जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आपको देखने मिले। जैसे ये आपको इंडिकेशन कौन कौन से देने हैं, तो जब फेलियर ऑफ ग्रीन, ग्रीन फ्लैशेस रेड ब्लैक, जब भी कोई सिग्नल फेल होता है, इंडिकेशन दैट स्टॉप्स परमिसिव सिग्नल इज ऑफ shall be given normally by green, yellow or double yellow aspect as signal is seen in the field। जैसा सिग्नल फील्ड में दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे पैनल पे भी दिखना चाहिए। पैनल की रिक्वायरमेंट ये है। तो अगर सिग्नल फेल हो जाता है, तो अगर फेल होता है, ग्रीन फेल होता है, देन ग्रीन फ्लैशिंग। तो फेलियर ऑफ येलो, ग्रीन फ्लैशेस, रेड लिट। डबल फेलियर ऑफ डबल येलो, बोथ ग्रीन एंड रेड फ्लैश एंड रेड इज स्टडी। फेलियर ऑफ रेड, ग्रीन नॉट lit, रेड फ्लैशिंग। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, अ वाइट लाइट ऑफ ए और एजी मार्कर इंडिकेशन शुड बी लिट अप ऑन द कंट्रोल पैनल बिलो द सिंबल ऑफ द सिग्नल व्हेन सेट फॉर ऑटोमेटिक वर्किंग। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऑटोमेटिक वर्किंग में कौन सा मार्कर जो है लिट होना चाहिए, ए या एजी मार्कर लिट होना चाहिए। इंडिकेशन ऑफ कॉलिंग ऑन सिग्नल देना चाहिए। टैंक हैंडल अगर इन है और लॉक्ड है, तो क्या किस टाइप का इंडिकेशन आएगा? येलो, येलो स्टडी, येलो फ्लैशिंग। अगर when CH key is released from control panel but CH is not extracted, when CH is inserted back but CH is not, मतलब क्रैंक हैंडल का स्लॉट दे दिया है लेकिन क्रैंक हैंडल बाहर निकाला नहीं है, तो रेड फ्लैशिंग आएगा। लेकिन जब क्रैंक हैंडल की चाबी निकाल ली है तो रेड स्टेडी हो जाना चाहिए। When emergency CH key release control is given from control panel within 120-second timer in progress, yellow flashing should occur।
In installation provided with root setting system, sectional root release shall be provided if number of roots is more than 100. ये important question आ सकता है कि जो जी जहाँ पे 100 रूट से ज्यादा है तो सेक्शनल रूट रिलीज का फैसिलिटी प्रोवाइड करना है. लॉकिंग ऑफ एडवांस स्टार्टर, ठीक है ये बैक लॉकिंग में आल्सो बी प्रोवाइडेड इफ डिस्टेंस ऑफ गेट सिग्नल distance of gate of a signal up to LC gate is more than 180 meters. अगर 180 मीटर से ज्यादा है तो अप्रोच लॉकिंग बैक लॉकिंग दे सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग टू ट्रैक सर्किट्स. ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपने ऑलरेडी बोला था कि 180 मीटर से ज्यादा है अगर तो कितना अप्रोच लॉकिंग दिया जाएगा टाइमर में गेट के. ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये एक क्वेश्चन बन सकता है. All unblock option shall be provided with while EI starts up to unblock all signal points in line after a time delay of 120 seconds. ये क्वेश्चन बन सकता है क्रैंक हैंडल्स विद डिफरेंट वार्ड्स शैल बी यूज्ड. हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंट वार्ड यूज करना है. ये सारे टाइमर्स जो हम लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी. Where feasible, all relays except track relays shall have 10% of the working contacts as spare. ये एक इम्पोर्टेंट है. ये क्वेश्चन बन सकता है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन अ सर्किट शैल नॉट exceed 45 numbers due to voltage drop consideration. The voltage across R1 and R2 of a relay coil shall not be less than 22 volt. Q सीरीज की टाइप की रिलेज में. बेसिकली चैप्टर 21 में ये लिखा है कि इंस्टॉलेशन की क्या गाइडलाइंस है. तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं. फैट का फुल फॉर्म आपको पूछ लिया जा सकता है या फैट कब करते हैं वो पूछा जा सकता है. फैट की क्या इंपॉर्टेंस है, फैट से रिलेटेड ये 2.512 जो है ये इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ है. आप आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि सैट में आप क्या क्या टेस्ट करते हैं. तो कंट्रोल टेबल टेस्ट करते हैं, क्रॉस टेबल टेस्ट करते हैं, इंटरलॉकिंग कम्युनिकेशन टेस्ट करते हैं, करस्पॉन्डेंस टेस्ट करते हैं. न्यू इंस्टॉलेशन के लिए अलग है और अल्ट्रेशन के लिए अलग है. नए इंस्टॉलेशन के लिए ये गाइडलाइंस है और अल्ट्रेशन के लिए ये गाइडलाइंस है.
जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है, इन अ वर्किंग इंस्टॉलेशन द फॉलोइंग पीरियोडिकल टेस्ट शैल बी डन, फिजिकल इंस्पेक्शन वंस इन अ ईयर और अर्लियर एज पॉसिबल। सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्ट कब कब होता है, कितने साल में होता है, 5 साल में होता है। और अर्लियर इफ इंटरलॉकिंग इज अल्टर्ड। कितने रूट्स से ज्यादा के लिए या कितने रूट से कम के लिए एसएससी सिग्नल करेगा, कितने रूट्स से ज्यादा के लिए एएसटी डीएसटी करेंगे। और अगर डिटेल में आपको कुछ चाहिए तो ये एनेक्सर्स जो है आप पढ़ लीजिएगा एक बार। एनेक्सर्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बहुत सारे पैरामीटर मिल सकते हैं। जैसे ये दे रखा है QBCA1 का क्या रेटेड करंट होता है। तो ये जो एनेक्सर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का देखना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि QS3 रिले का स्पेसिफिकेशन क्या है, BS930 है, या कितने वोल्ट पे काम करती है, 12 वोल्ट पे काम करती है। एसी ह्यूमनाइज डीसी लाइन रिले का एसी ह्यूमनाइजेशन कितना होता है, QN A1 का कितना होता है, QB A1 का कितना होता है, QBC1 का कितना होता है, QSP1 का कितना होता है, QSP1 का ड्रॉप वोल्ट लेस स्लो टू रिलीज कितना होता है। ये एनेक्चर से आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हिंट मिल जाएगा। ये प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट है। ये प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट जो है भरी जाती है जब भी कोई स्टेशन कमीशन होता है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नलिंग हम लोग मोस्टली डिस्कस कर ही चुके हैं, बट एक मोटा मोटी आपको बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है, नॉर्मल हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर इज 5.60 meters एट द सपोर्ट्स, द नॉर्मल हाइट ऑफ द कैटनरी इज at its highest point is 7.05 meters. Clearance for safety 2 meter. न्यूट्रल सेक्शन कहाँ होना चाहिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एलसी गेट शुड बी प्लेस्ड एट न्यूट्रल सेक्शन, तो उसका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स। तो फॉल्स आना है। न्यूट्रल सेक्शन में कभी एलसी गेट नहीं होना चाहिए, या उसके इर्द गिर्द जो है कम से कम 400 मीटर तक न्यूट्रल सेक्शन नहीं होना चाहिए। PCSTs and PCEEs of the zonal railways shall give dispensation for reduction of distance for placing of mast in front of signal from 30 meter to 10 meters। जब भी ये 10 मीटर और 30 मीटर की दूरी इंश्योर नहीं की जा सकती है तो PCST और PCEE का डिस्पेंसेशन लेना है। ये टेबल मैंने आपको बताई थी, इसका मैं अगले सेशन में पूछूंगा कि कैसे कैलकुलेशन आया है। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें भी एनेक्स्चर आप देखेंगे तो एनेक्स्चर से आपको क्वेश्चंस का पता चलेगा। जैसे आपको पूछा जाएगा मिनिमम सेटिंग ऑफ मास्ट बिफोर शुड बी 3.25, 3.10, 3.05, 2.90, 2.75 फॉर डिस्टेंस ऑफ अप टू 80 meters बियॉन्ड एंड अप टू 110 meters बियॉन्ड एंड अप टू 190 meter बियॉन्ड एंड अप टू 270 meter। मतलब ये
3.25 के रेस्पेक्ट में बता रहा है, 3.10 के रेस्पेक्ट में बता रहा है, 3.05 के रेस्पेक्ट में बता रहा है। इससे क्या है, सिग्नल की विजिबिलिटी इंश्योर हो जाती है। क्या आप देखेंगे, नो पार्ट ऑफ कलर लाइट सिग्नल विदाउट अ रूट इंडिकेटर शुड एज फार एज पॉसिबल बी हायर देन 5.2 meter above the rail level. Great care should be exercised in deciding the location of color light signal with route indicators so that necessary minimum clearance are available between signals and live part of running conductors. इंटरनेट का ऐसा कुछ है नहीं। जो भी एसईएम के चैप्टर के एनेक्चर्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं एनेक्चर से ही बनते हैं। में हाई राइज ओएचई के बारे में भी दे रखा है। हाई राइज ओएचई के जहाँ पे डबल साइड स्टैक कंटेनर है, 3 टायर कंटेनर जा रहे हैं। पहले एसईएम में ये सब चीज भी नहीं थी। तो बेसिकली यही कुछ ऐसी चीजें हैं। मेरा ये मानना है कि जो आपने अभी तक देखा है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए होंगे, वो आप नोट कर लें। और जो एनेक्चर्स हैं, एसीएम के जो एनेक्चर्स हैं उसको पढ़ लेंगे तो आपके लगभग सभी, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर एक चैप्टर के एनेक्चर्स पढ़ लीजिए, तो उससे काफी कुछ आपको क्वेश्चंस में बेनिफिट मिलेगा। अब मेरी तरफ से इतना ही है ऑफर करने के लिए। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन आंसर